18 सितंबर 2002। जगह पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। एक अपार्टमेंट की लिफ्ट ऊपर जा रही थी, लेकिन उसी लिफ्ट के साथ किसी की पूरी सल्तनत नीचे गिर रही थी। खिड़की के पास खड़ा एक शख्स शहर की चमकती हुई रोशनियों को देख रहा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले सिर्फ 1 मिनट में उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। जिस नाम से कभी मुंबई कांपती थी, जिस शख्स के एक इशारे पर गोलियां चलती थीं, जिसकी दहशत बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक फैली हुई थी, आज वही शख्स अपने अंत के बिल्कुल करीब खड़ा था। लेकिन सवाल यह है, आखिर कौन था वो मामूली सा मैकेनिक जो जुर्म की दुनिया का सबसे बड़ा नाम बन गया? किसने उसे मुंबई की सड़कों का बेताज बादशाह बनाया और कैसे एक दिन उसकी पूरी दुनिया सिर्फ कुछ सेकंड में बिखर गई? आज की कहानी एक ऐसे आदमी की जिसने अपराध को अपना साम्राज्य बनाया। अब्बू सलेम। यह उस सफर का आखिरी मोड़ था जिसकी शुरुआत उत्तर भारत के एक गुमनाम से कस्बे से हुई थी और जो मुंबई की सबसे चमकदार मगर उतनी ही डरावनी गलियों तक आकर खत्म होने वाला था। कभी किसी ने उस लड़के के नाम पर ध्यान नहीं दिया था। आजमगढ़ के सराय मीर में पैदा हुआ था, उस जगह जहां अक्सर सपने भी उधार की सांसों पर जिंदा रहते हैं। पिता वकील थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें ज्यादा दिन साथ नहीं रहने दिया। पिता के जाते ही बचपन अचानक छोटा पड़ गया और जिम्मेदारियां अचानक बहुत बड़ी हो गईं। उसके हाथों में हुनर था, मशीनों को ठीक करने का, चीजों को जोड़ने का। इसी भरोसे उसने एक छोटी सी मैकेनिक की दुकान खोली, जहां वो मशीनों के साथ साथ साइकिलें भी सुधारता था। लेकिन गांव की धूल में उसके सपने घुटते जा रहे थे। वो सिर्फ पेट भरने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसके दिल में कहीं ना कहीं ये जिद थी कि उसे कुछ ऐसा करना है जिससे लोग उसे याद रखें। वो असर छोड़ना चाहता था, यहां नहीं तो कहीं और, शायद देश से बाहर भी। उसकी आंखों में एक ही शहर बसता था, मुंबई। वही माया नगरी जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यह शहर किसी को भी उठाकर आसमान पर बैठा सकता है और किसी को जमीन में गाड़ भी सकता है। उसी सपने को पकड़कर वो सब कुछ छोड़कर मुंबई आ गया। यहां आकर उसे पहली बार समझ में आया कि मेहनत और दौलत के रास्ते अक्सर साथ साथ तो चलते हैं, लेकिन मिलते बहुत कम हैं। कभी टैक्सी चलाने का काम, कभी डिलीवरी का, कभी किसी का ड्राइवर, हर तरह की नौकरी की ताकि पेट भर सके। लेकिन कुछ ही वक्त में उसे एहसास हो गया कि जिन सपनों को लेकर वो यहां आया है, वो इन छोटी छोटी नौकरियों से पूरे नहीं होने वाले। एक रात उसने खुद से कहा, ऐसे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन मैं वहीं का वहीं रह जाऊंगा। यहीं उसकी मुलाकात अनीस से हुई। वही अनीस जिस पर दाऊद के नाम की परछाई चलती थी और जो रिश्ते में भी उसका करीबी माना जाता था। अनीस ने इस लड़के में कुछ अलग देखा। उसे आम लड़कों जैसी जल्दबाजी नहीं दिखी, बल्कि एक अजीब सा सब्र, जुबान पर कंट्रोल और आंखों में इंतजार की भूख दिखी। एक दिन अनीस ने उससे सीधे पूछा, क्या जिंदगी भर ग्रीस और पेंच कसते रहोगे या कुछ बड़ा करना है? लड़के ने बस इतना कहा, बड़ा करना है, और यहीं से उसका रास्ता बदल गया। अनीस की सिफारिश पर वो डी कंपनी से जुड़ गया। शुरुआत बहुत छोटी थी। पहले उसे छोटे मोटे काम दिए गए, किसी तक संदेश पहुंचाना, कहीं हथियार रखवाना, कहीं से उठवा लाना। लेकिन अब्बू सलेम सिर्फ ट्रिगर पकड़ने वाला आदमी बनकर नहीं रहना चाहता था। उसने जल्दी समझ लिया था कि असली डर गोली की आवाज से नहीं, बल्कि उस गोली की उम्मीद से पैदा होता है। उसने अपना तरीका चुना, फोन। न गालियां, न धमकियां, न चीख चिल्लाहट, बस एक शांत ठंडी आवाज। वो सामने वाले से कहता, आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, हमें पीछे छोड़ दिया है, आपकी तरक्की में हमारा भी थोड़ा सा हिस्सा होना चाहिए। और बस इतना सुनते ही बिल्डरों को बात समझ में आ जाती थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसरों की रातों की नींद उड़ जाती थी। वो खुद को कभी डॉन नहीं कहता था। वो मुस्कुराकर बोलता, हम पार्टनर हैं, ये हफ्ता वसूली नहीं है, ये भविष्य में किया गया इन्वेस्टमेंट है। मुंबई ने ऐसा अंदाज पहले नहीं देखा था। यही वजह थी कि वो डी कंपनी का सबसे भरोसेमंद चेहरा बनता चला गया। बॉलीवुड हो या रियल एस्टेट, हर जगह उसकी आवाज का वजन महसूस किया जाने लगा। शहर अपनी रोज की रफ्तार में जागता था, समंदर की हवा में नमक घुला रहता था, सड़कों पर वही पुरानी भाग दौड़ होती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था
कि कहानी अब एक और ज्यादा खौफनाक मोड़ लेने वाली है। तभी तो वो कहता था, ये शहर बाहर से जितना चमकता है अंदर से उतना ही अंधेरा है। फिर आया साल 1993 और उस साल मुंबई अचानक सिर्फ एक शहर नहीं रही, वो जंग का मैदान बन गई। एक के बाद एक धमाके हुए, रेलवे स्टेशन, बाजार, सड़कें, हर तरफ धुआं, चीख पुकार और लाशें बिखर गईं। पूरा देश दहल उठा। हर न्यूज चैनल, हर अखबार एक ही सवाल पूछ रहा था, ये सब किसने किया? जब जांच की परतें खुलनी शुरू हुई तो हर रास्ता घूम फिरकर एक ही नाम पर आकर रुकने लगा। और उस नाम के पीछे खड़ा था वही लड़का जो कभी सराय मीर की एक छोटी सी दुकान में मशीनें ठीक किया करता था। किसी ने ठीक ही कहा था, कुछ लोग इतिहास में जगह बनाने नहीं निकलते, वो इतिहास को जलाकर अपनी जगह बनाते हैं। अब्बू सलेम अब सिर्फ किसी गैंग का छोटा सा मोहरा नहीं रह गया था। उसका असली काम अब कुछ और था, मौत को पैक करना और सही पते तक पहुंचा देना। AK-56, हैंड ग्रेनेड, गोला बारूद, मुंबई के अलग अलग कोनों तक इनका जाल बिछाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। इन्हीं खेपों में से एक खेप ऐसी भी थी जो एक फिल्मी सितारे तक जा पहुंची और उस लिस्ट में संजय दत्त का नाम भी निकला। यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। अब तक जो आदमी अंडरवर्ल्ड में भाई कहलाता था, वो अचानक सिस्टम की नजर में खतरा बन गया। उसका नाम अब सिर्फ क्राइम की दुनिया में नहीं बल्कि आतंक की फाइलों में मोटे अक्षरों में लिखा जाने लगा। 1993 के मुंबई धमाकों के बाद अंडरवर्ल्ड की पूरी दुनिया जैसे ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। दाऊद इब्राहिम को समझ आ गया था कि अब भारत में रहना मतलब अपनी मौत को दावत देना। इसलिए वो दुबई चला गया और वहीं से अपना साम्राज्य चलाने लगा। अब्बू सलेम भी दुबई पहुंचा, लेकिन फर्क ये था कि वो अब किसी की परछाई बनकर नहीं रहना चाहता था। ऊंची ऊंची इमारतों के बीच बैठकर उसने अपना अलग खेल शुरू किया और उस खेल का सबसे बड़ा मैदान था बॉलीवुड। वो दौर 90 का था जब फिल्मों में पैसा कम और खौफ ज्यादा चलता था। फाइनेंसिंग हो, कास्टिंग हो या म्यूजिक राइट्स, हर बड़े फैसले से पहले एक फोन जरूर बजता था और दूसरी तरफ से एक ठंडी, बिना उतार चढ़ाव वाली आवाज आती थी, काम आगे बढ़ाना है तो हमें साथ रखना पड़ेगा। कई लोगों के करियर इसी एक कॉल से बन गए और कई एक ही रात में खत्म हो गए। लेकिन असली भूचाल आया 12 अगस्त 1997 को। जुहू की उस सुबह हवा में शिव मंदिर के बाहर बनते प्रसाद की खुशबू थी और कुछ ही पलों बाद उसी हवा में गोलियों की गंध घुल गई। जब धुआं छंटा तो जमीन पर पड़े थे म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में से एक टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार। 16 गोलियां, एक भी रहम नहीं। पूरा देश सन्न रह गया। जिस आदमी के भजन हर गली हर घर में बजते थे, उसकी ऐसी मौत किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी। जांच आगे बढ़ी तो रास्ता सीधे सलेम तक जा पहुंचा। पता चला कि गुलशन कुमार से 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जवाब में उन्होंने साफ कहा था, इतने पैसों से तो मैं माता वैष्णो देवी में भंडारा करवा दूंगा। यही बात सलेम के कानों तक पहुंची और उसके लिए यह सीधी चुनौती बन गई। कहा जाता है कि उसने फोन पर ठंडी आवाज में कहा था, तुमने मेरी पूजा ठुकरा दी है, अब ऊपर वाले की पूजा की तैयारी करो। और फिर वही हुआ जो उसकी पहचान बन चुका था। इस एक कत्ल के बाद बॉलीवुड में डर जैसे हमेशा के लिए घर कर गया। कई प्रोड्यूसर देश छोड़कर भाग गए, जो रह गए वो झुक गए। लेकिन फिर भी एक नाम था जिसने मना कर दिया, राकेश रोशन, ऋतिक रोशन के पिता। उन्होंने पैसे देने से इनकार किया। जवाब में उनके ऑफिस के बाहर गोलियां चलीं। उनका कंधा और सीना छलनी हो गया, लेकिन किस्मत ने उन्हें बचा लिया। यह हमला सिर्फ हमला नहीं था, यह एक मैसेज था। अब कोई सुरक्षित नहीं है। उस दिन के बाद किसी को कोई भ्रम नहीं रहा। अब्बू सलेम अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो खुद डर का नाम बन चुका था। दुबई में बैठकर वो मुंबई की नब्ज अपने हाथ में पकड़े हुए था। लेकिन अंडरवर्ल्ड का एक नियम बहुत बेरहम होता है। यहां ताज कभी स्थायी नहीं रहता। जिस दिन आदमी खुद को अजेय समझने लगता है, उसी दिन उसके पतन की उलटी गिनती शुरू हो जाती है। और सलेम के लिए वो घड़ी अब ज्यादा दूर नहीं थी। उन दिनों मुंबई की हवा बदली बदली सी थी। गोलियों की आवाज अब खबर नहीं बनती थी। खबर यह होती थी कि आज किसका नाम बच गया। हर कोई खुद को सबसे बड़ा डॉन साबित करने की होड़ में लगा था। और पहली बार अब्बू सलेम के सामने एक दीवार खड़ी हुई। उस दीवार का नाम था
छोटा राजन। कभी दोनों एक ही छत के नीचे रहे थे, लेकिन अब वही आदमी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बनने वाला था। कभी वो सब एक ही छत के नीचे एक ही नेटवर्क का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1993 के धमाकों ने उस छत को बीच से चीर दिया। छोटा राजन ने खुलकर कह दिया, जो अपने ही शहर को आग में झोंक दे, मैं उसके साथ नहीं चल सकता। ये बात दिल से निकली थी या ताकत की नई लड़ाई का बहाना थी, ये कोई ठीक से तय नहीं कर पाया। मगर एक बात साफ थी, इसके बाद मुंबई में सुकून के लिए कोई जगह नहीं बची थी। एक तरफ दाऊद इब्राहिम का खेमा था, दूसरी तरफ छोटा राजन, और इस जंग में सबसे तेज धार वाला हथियार बन चुका था अब्बू सलेम। सलेम को जिम्मेदारी मिली राजन की जड़ों पर वार करने की, और उसने सीधे गोली चलाने से पहले दिमाग लगाया। उसे पता था कि राजन की असली ताकत उसकी दौलत नहीं, बल्कि उसके बिजनेस कनेक्शन और शहर भर में फैले उसके भरोसेमंद लोग हैं। तो उसने वही काटना शुरू किया। एक एक करके नाम गायब होने लगे। सड़कों पर लाशें इस तरह गिरने लगीं जैसे कोई शिकारी बिना आवाज किए अपना शिकार समेट रहा हो। यह लड़ाई सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं रही। दुबई, मलेशिया, बैंकॉक, जहां जहां राजन का कोई आदमी दिखता, वहां मौत पहले से उसका इंतजार कर रही होती। और सलेम खुद किसी अंधेरी गली में नहीं घूम रहा था। वो दुबई के आलीशान कमरों में बैठकर फोन पर हत्याओं का टाइम टेबल बना रहा था, बिल्कुल एक कमांडर की तरह, बिना भाव, बिना हिचक। कोई कहता, यह बहुत बड़ा नाम है, तो वो शांति से जवाब देता, नाम बड़ा है तो खबर भी बड़ी बनेगी। इस खूनी टकराव की गर्मी सीधे बॉलीवुड तक जा पहुंची। फिल्म इंडस्ट्री दो हिस्सों में बंट गई थी। यहां एक गलत फैसला सिर्फ करियर नहीं, पूरी जिंदगी खत्म कर सकता था। अगर आपने सलेम को पैसा दिया तो राजन के लोग आकर चेतावनी देते, और अगर राजन के साथ खड़े हुए तो सलेम की एक कॉल रातों की नींद उड़ा देती। उस दौर में फिल्म बनाना मुश्किल नहीं था, मुश्किल यह तय करना था कि किसे नाराज नहीं करना है। एक प्रोड्यूसर ने कांपती आवाज में कहा था, फिल्म की स्क्रिप्ट से ज्यादा डर तो फोन की घंटी से लगता है। फिर सलेम की बेरहमी का एक और चेहरा सामने आया। एक दिन उसने अभिनेत्री मनीषा कोइराला के सेक्रेटरी अजित देवानी को वसूली के लिए फोन करवाया, लेकिन फोन का जवाब नहीं मिला। सलेम के लिए अनसुना किया जाना सबसे बड़ा गुनाह था। उसने ठंडे लहजे में कहा, लगता है इन्हें अपनी अहमियत समझ नहीं है। कुछ वक्त बाद ऑफिस के बाहर गोलियां चलीं और अजित देवानी वहीं गिर पड़े। संदेश बिल्कुल साफ था, आप किसी बड़े स्टार के साथ हों या खुद को बहुत जरूरी समझें, सलेम की पहुंच से कोई बाहर नहीं है। इस घटना के बाद बॉलीवुड के अंदर बैठे लोग भी अंदर ही अंदर कांप गए। अब कोई भ्रम नहीं बचा था। सब समझ चुके थे कि यह आदमी धमकी नहीं देता, सीधे अंजाम दिखाता है। लेकिन सलेम सिर्फ डर बेचने वाला आदमी नहीं था, वो खुद को इंडस्ट्री का बड़ा भाई बनाने में जुटा था। वो लोगों से कहता, डरो मत, मेरे साथ रहोगे तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। कुछ लोग सच में उसके साए में खुद को सुरक्षित समझने लगे थे, और यही बात उसे और खतरनाक बना रही थी, क्योंकि जिस दिन डर सुरक्षा का मुखौटा पहन ले, उस दिन शहर समझ ही नहीं पाता कि वो किस दिशा में जा रहा है। और उस वक्त मुंबई बिल्कुल उसी अंधे मोड़ पर खड़ी थी। धीरे धीरे उसका दखल हर उस जगह होने लगा जहां पैसा और सिनेमा आपस में टकराते थे। प्रोड्यूसरों के झगड़े निपटाना, पैसों के लेन देन में बीच का रास्ता बनना, डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स किसके पास जाएंगे, ये सब तय करने में उसकी मौजूदगी अब आम बात हो गई थी। वो हंस कर कहता था, हम किसी से हफ्ता नहीं लेते, हम तो बस प्रोटेक्शन देते हैं। आप हिट होंगे तो हमारी कंपनी भी हिट होगी। असल खेल यही था। वो सिर्फ खौफ नहीं बेच रहा था, वो लोगों की मजबूरी को अपना हथियार बना रहा था। एक बार अगर आप उस घेरे में आ गए तो आपको खुद लगने लगता था कि बाहर निकलने से अच्छा है अंदर ही रहो। और जिसने भी बाहर निकलने की कोशिश की, उसका अंजाम सबने देखा था। मुंबई अब यह मान चुकी थी कि अब्बू सलेम सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वो अपने आप में पूरा सिस्टम बन चुका है। लेकिन इतिहास यही बताता है कि जिस दिन कोई खुद को सबसे ताकतवर समझने लगता है, उसी दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। और सलेम के मामले में वो गिनती अब चल पड़ी थी। उन दिनों शहर में एक अजीब सी चर्चा घूम रही थी कि फिल्में अब डायरेक्टर नहीं चला रहे, बल्कि कोई और है जो पर्दे के पीछे बैठकर हर चाल चल रहा है।
वो आदमी किसी सड़कचाप डॉन की तरह नहीं सोचता था। उसकी सोच एक कॉरपोरेट बॉस जैसी थी। उसके पास हर बड़े स्टार, हर प्रोड्यूसर और हर बड़े निर्देशक की पूरी फाइल रहती थी। कौन सी फिल्म कितने बजट में बन रही है, कहां से कितना पैसा आ रहा है, किसकी अलमारी में कितना काला धन छिपा है, सब कुछ। फिर अचानक किसी का फोन बजता और दूसरी तरफ से एक बिल्कुल शांत आवाज आती, जुहू में जो बंगला लिया है वो 5 करोड़ का है, लेकिन कागजों में 2 करोड़ क्यों दिखा रहे हो। इतना सुनते ही सामने वाला समझ जाता था कि ये कोई साधारण गुंडा नहीं है। ये ऐसा दिमाग है जिसकी नजर हर सौदे और हर फाइल पर टिकी हुई है। डर और जानकारी का ये खतरनाक मेल मुंबई ने पहले कभी नहीं देखा था, और शायद इसी वजह से लोग उससे सिर्फ डरते नहीं थे, बल्कि उससे बचने का रास्ता भी नहीं ढूंढ पाते थे। अब्बू सलेम अब ऐसा आदमी बन चुका था जैसे किसी फिल्म का अदृश्य निर्देशक, जिसकी लिखी स्क्रिप्ट पर पूरी इंडस्ट्री बिना सवाल किए अभिनय कर रही हो। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां खेल बदल जाता है, और अक्सर उस मोड़ पर एक औरत खड़ी होती है। सलेम की जिंदगी में वो मोड़ बनकर आई मोनिका बेदी, एक उभरती हुई अभिनेत्री, आंखों में बड़े सपने और दिल में चमकती दुनिया का ख्वाब। दोनों की मुलाकात दुबई के एक शो में हुई। सलेम ने खुद को एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन बताया, कम बोलने वाला, रहस्यमय और अजीब सी आत्मविश्वास से भरा हुआ। मोनिका उस रहस्य से खिंचती चली गई और सलेम उसकी खूबसूरती में उलझता चला गया। बातों बातों में रिश्ता गहराया और फिर प्यार के साथ साथ सलेम का असर भी मोनिका के करियर पर उतरने लगा। अब उसके फोन फिल्म प्रोड्यूसरों और डायरेक्टरों के पास जाने लगे। वो आराम से कहता, मेरी एक दोस्त है, फिल्म में ले लो, सवाल मत करना। इंडस्ट्री अच्छी तरह समझती थी कि ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, सीधा हुक्म है, और इसलिए दरवाजे अपने आप खुलते चले जाते थे। लेकिन यही रिश्ता धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। 1993 के बाद से भारतीय एजेंसियां उसे ढूंढ रही थीं। वो मोस्ट वांटेड बन चुका था। कभी नाम बदलता, कभी पहचान, कभी अरसलान मोहसिन, कभी दानिश बेग। हर बार वो जाल से निकल जाता था। लेकिन अब एजेंसियों ने एक बात पकड़ ली थी, जहां सलेम होगा वहां मोनिका बेदी भी होगी। अब निगाहें सलेम पर नहीं बल्कि मोनिका पर टिक गई थीं। उधर उसकी मुश्किलें और बढ़ चुकी थीं। दाऊद इब्राहिम से उसके रिश्ते बिगड़ चुके थे। सलेम ने अपना अलग नेटवर्क खड़ा कर लिया था, और यह बात दाऊद को मंजूर नहीं थी। अब खतरा 2 तरफ से था, एक तरफ भारतीय एजेंसियां और दूसरी तरफ उसका पुराना आका। वो एक देश से दूसरे देश भाग रहा था, कभी अमेरिका, कभी दुबई, कभी यूरोप। हर जगह नया नाम, नया पासपोर्ट, और हर जगह उसके साथ मोनिका बेदी। एक दिन मोनिका ने उससे सीधा पूछ लिया, तुम सच में हो कौन? सलेम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इतना समझ लो, जिस रास्ते पर मैं हूं वहां पीछे मुड़ना आसान नहीं होता। तब तक मोनिका भी समझ चुकी थी कि जिस आदमी से वो प्यार कर रही है वो कोई बिजनेसमैन नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक है। लेकिन तब तक लौटने का रास्ता बंद हो चुका था। फिर आया 18 सितंबर 2002। एक सैटेलाइट फोन, एक छोटी सी लापरवाही, और बस लोकेशन ट्रेस हो गई, लिस्बन, पुर्तगाल। रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो को पुख्ता इनपुट मिल चुका था। नकली नाम, नकली पासपोर्ट, नकली पहचान, सब तैयार था। लेकिन इस बार किस्मत उसके साथ नहीं थी। वो समझ ही नहीं पाया कि जिस खेल को वो सालों से चला रहा था, अब वही खेल उसके खिलाफ खेला जा चुका है, और इस बार बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उस वक्त वो आदमी कई नामों से जी रहा था, कभी अबू सलेम, कभी अरसलान, कभी मोहसिन, और उसके साथ थी मोनिका बेदी, जो वहां सना मलिक बनकर रह रही थी। जैसे ही पुख्ता इनपुट मिला, इंटरपोल हरकत में आ गया। पुर्तगाल की पुलिस अलर्ट हुई, और एक बारिश से भीगी रात जिस शख्स ने बरसों तक दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसियों को चकमा दिया था, वही अपने अपार्टमेंट में अपनी प्रेमिका के साथ घिर चुका था। दरवाजा तोड़ा गया, पुलिस अंदर घुसी, और कुछ ही पलों में हथकड़ियां उसकी कलाइयों में थीं। अब्बू सलेम, जो कभी एक फोन कॉल से बॉलीवुड की धड़कनें तय करता था, अब खुद इतिहास की कटघरे में खड़ा था। गिरफ्तारी की खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई, जब सवाल उठा, अब इसे भारत लाया कैसे जाए।